Celiac disease. Celiac disease is gluten sensitive enteropathy. ग्लूटेन व्हीट, बार्ले और राय इन फूड्स का एक कंपोनेंट है। इस ग्लूटेन के अंदर एक कंपोनेंट होता है ग्लाइडिन। बेसिकली इंटेस्टाइन जो बच्चों की होती है उनके अंदर ग्लाइडिन से सेंसिटिविटी होती है। तो जब भी वीनिंग स्टार्ट होती है ना, तकरीबन 6 से 24 हफ्तों के बाद, मतलब कि बच्चे को मिल्क से किसी भी सेमी सॉलिड फूड की तरफ शिफ्ट किया जाता है, तो उसको कहते हैं वीनिंग। जैसे ही वीनिंग स्टार्ट होती है तो यूजुअली मदर सीरिलैक वगैरह देती हैं, तो उनके अंदर ग्लूटेन होता है। तो जब भी सीरिलैक या कोई ग्लूटेन कंटेनिंग फूड देंगी बच्चे को, तो ग्लूटेन कंटेनिंग फूड जब भी इंटेस्टाइन में जाएगी तो बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है ना, जिनमें ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एज ए रिज़ल्ट IgA एंटीबॉडीज़ बनेंगी और वो IgA एंटीबॉडीज़ इंटेस्टाइन के अपने ही सेल्स यानी कि विलाय के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगी। दो तरह की ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ट्रांसग्लूटामाइनेज और एंटी एंडोमाइजियल एंटीबॉडीज़। ये IgA एंटीबॉडी है क्योंकि आपको पता है इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीशंस होती हैं, तो सिक्रीशंस के अंदर जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है ना, वो IgA एंटीबॉडी देती है। ये IgA एंटीबॉडी इंटेस्टाइन के विलाय को डैमेज करना शुरू कर देंगी। और आपको पता है कि इंटेस्टाइन के विलाय ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे जो भी फूड पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हम लोग फूड में लेते हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब भी विलाय डैमेज होंगे तो जितनी भी फूड के पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स, वो सारे एब्जॉर्ब नहीं होंगे और वो सारे स्टूल में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। अब इन बच्चों के अंदर जो भी फूड इनको देते हैं वो सारी एक्सक्रीट हो जाती है। स्पेसिफ़िकली अगर फ़ैट एब्जॉर्ब नहीं हो रही और वो स्टूल में सिक्रीट हो रही है, उसकी वजह से स्टूल बल्की, स्टिकी और फाउल स्मेलिंग स्टूल होता है। ये सिनेरियो पॉइंट है, ठीक है। अब जो भी फूड ले रहे हैं वो डायरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट हो रही है, तो इन बच्चों के अंदर क्रॉनिक डायरिया होता है क्योंकि जब भी मदर उनको कोई भी ग्लूटेन कंटेनिंग प्रोडक्ट देती है तो वो डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है उनको, ठीक है। अब क्रॉनिक डायरिया की वजह से माल न्यूट्रिशन होती है, माल एब्जॉर्प्शन होती है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बच्चों का वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वेट 60% से भी कम हो, एक्सपेक्टेड वेट से 60% कम हो, तो वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो अनीमिया होगा। कैल्शियम और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो कैल्शियम की वजह से हाइपोकैल्सीमिक टेटनी और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस और शॉर्ट स्टेचर होगा, ठीक है। थायामीन और विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी और विटामिन B12 की वजह से अनीमिया होगा, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। स्किन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जब माल एब्जॉर्प्शन होती है, तो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स होता है, ठीक है। और जब भी फैट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बल्कि स्टिकी फाउल स्मेलिंग स्टूल होगा। सीलियक डिजीज़ को डायग्नोज किस तरह से करते हैं? ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड से हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करती हैं। दो तरह की ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी एंड एंटी एंडोमाइजियल एंटीबॉडी। दोनों IgA एंटीबॉडीज़ हैं। ये या तो एंटीबॉडीज़ IgA ये वाली एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाएंगे या टोटल सीरम IgA लेवल करवाएंगे। अगर बढ़ा हुआ हो तो फिर भी सीलियक डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। अदरवाइज़ बायोप्सी करवाते हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इंटेस्टाइन के खासतौर पे जेजुनम की बायोप्सी करवाते हैं, वहाँ पे विलस एट्रोफी और क्रिप्स हाइपरप्लेजिया मिलता है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी हैं। फीकल फैट के स्टूल में फ़ैट कंटेंट को टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और हाइपोप्रोटीनीमिया, इन चीज़ों को भी डायग्नोज कर, सीलियक डिजीज़ डायग्नोज करने के लिए इन लैब्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रीट किस तरह से करेंगे? पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। जिन फूड पार्टिकल्स के अंदर ग्लूटेन है यानी व्हीट, बार्ले, राय, वो बिल्कुल नहीं देने, ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है और लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, ठीक है। अब राइस के अंदर ग्लूटेन नहीं होती, राइस दे सकते हैं। और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट, लैक्टोज़ वो दे सकते हैं, लेकिन जब तक क्योंकि सीलियक डिजीज़ की वजह से विलाय की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, इसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन कुछ महीने से 1 साल तक लग सकता है। तब तक अवॉइड करनी है लैक्टोज़ कंटेनिंग फूड या आयरन सप्लीमेंट्स, क्योंकि विलाय की एट्रॉफी हो चुकी है, ये चीज़ें एब्जॉर्ब तो होंगी नहीं,
उल्टा डायरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जब तक इंटेस्टाइन रिपेयर नहीं कर लेती खुद को, तब तक लैक्टोज कंटेनिंग फूड, मिल्क या आयरन, इन सब को अवॉइड करना है। अदरवाइज़ ये सीलिक डिजीज़ के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होते। जिस तरह से ग्लूटेन कंटेनिंग फूड बिल्कुल नहीं देनी इन पेशेंट्स के अंदर, अदरवाइज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगी, इसी तरह से लैक्टोज दे सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब तक रिपेयर नहीं हो जाता तब तक इसको अवॉइड करना है। और स्टीरॉइड्स देंगे अगर सीलिक क्राइसिस होंगे, मींस के सिवियर माल न्यूट्रिशन होगी और सारे मिनरल्स वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन अगर कम हो जाएगी, तो उस केस में फिर स्टीरॉइड्स देंगे।